अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहन भाइयों, उत्तर प्रदेश का चुनाव इस बार दोनों राजनीतिक दल जो उत्तर प्रदेश के ताकतवर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी, इनके लिए डू और डाई, करो या मरो की स्थिति में है। और इस बार दोनों में बहुत भीषण संग्राम छिड़ा हुआ है और कल की डिबेट हुए 24 घंटे बीते हैं, लेकिन अब तक सहयोगी दलों को दोनों ने ठेंगा ही दिखा रखा है, दिया कुछ नहीं है। तस्वीर स्पष्ट नहीं है। अब सिर्फ कल का दिन बाकी है और परसों अपराह्न 3 बजे नॉमिनेशन प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। तो यानी इस बार का चुनाव दोनों दलों ने बहुत खास प्रतिष्ठा का बना लिया है और आज चर्चा इसी विषय की करने वाले हैं। बहन भाइयों, उत्तर प्रदेश का ये जो उपचुनाव है और इसके जो मुद्दे हैं, इस बार मुद्दे बड़े गहरे हैं, गंभीर हैं। गंभीर इस दृष्टिकोण में है क्योंकि जिस प्रकार का राजनीतिक वातावरण उत्तर प्रदेश के भीतर 4 जून के नतीजों के बाद बना है, भारतीय जनता पार्टी इस बार कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। इसीलिए सारे कील कांटे दुरुस्त करने के लिए आपने देखा होगा कि कल दोपहर से दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर, प्रदेश अध्यक्ष सब दिल्ली तलब हैं। प्रदेश अध्यक्ष तो लौट आए। संजय निषाद के साथ बीजेपी का इक्वेशन बैठ नहीं रहा है और जयंत चौधरी की भी दावेदारी थोड़ी बड़ी है, लेकिन जयंत बीजेपी के लिए कोई समस्या नहीं है। ऑलरेडी 2 मंत्रालय लखनऊ और दिल्ली में मिला हुआ है, इसलिए उनके विरोध का कोई बहुत ज़्यादा सुनवाई नहीं है। लेकिन संजय निषाद का फैक्टर लॉजिकल भी है, पॉलिटिकल भी है। वो इसलिए क्योंकि मझवा सीट पर तो उनका एमएलए रहा है, तो उनकी दावेदारी नैसर्गिक है। और कटहरी यानी अम्बेडकर नगर, वहाँ से रनर अप रहा है उनका प्रत्याशी, कुछ हज़ार वोटों से हरा था, तो वहाँ भी उनका दावा जायज़ बनता है। लेकिन बीजेपी चाहती है कि इस बार ये लोग आराम से बैठें और बाई इलेक्शन वो लड़ें। तो ऐसा क्यों चाहती है बीजेपी? उसके कारण है ये जो पिछड़ों की बेल्ट है, विशेष तौर पर भदोही, प्रयागराज, कौशाम्बी, फतेहपुर, प्रतापगढ़, भदोही, ये जो इलाका है पूरा ना, मिर्ज़ापुर वाला, इस इलाके में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। इस बार वो चाहते हैं कि कोई ऐसा पिछड़ा नेतृत्व तो मझुआ से दिया जाए या फूलपुर से दिया जाए, ताकि उस इलाके में अपनी राजनीतिक पोजीशन को बीजेपी मजबूत कर सके। उनको ये डाउट है बीजेपी को कि अपना दल का तो खैर इशू ही नहीं है। इस बार निषाद पार्टी को सिंबल देने का मतलब साइकिल भारी पड़ जाएगी, ऐसा बीजेपी को डाउट है और वो चाहते हैं कि उनके सिंबल पर ही चुनाव हो। इस बार ये लोग थोड़ा आराम से पवेलियन में बैठे, मैच बीजेपी खेलना चाहती है। इसीलिए संजय निषाद की क्लैरिटी अब तक नहीं है, वो दिल्ली में ही पड़े हुए हैं। मीटिंग दर मीटिंग चल रही है। आप ब्रेकिंग न्यूज़ में देखते होंगे कि संजय निषाद की इससे मुलाकात, उससे मुलाकात, दोनों डिप्टी सीएम गए, सब गए, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं हुआ। ये स्थिति है एनडीए के नेतृत्व वाली बीजेपी के अलायंस की। अब आ जाइए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में। बहनों भाइयों, अब तक कांग्रेस ने अपने 2 टिकट पर घोषित नहीं किए हैं, जो उसके हिस्से में फिलहाल बताया जाता है सोर्सेज के जरिए कि गाजियाबाद और खैर की सीटें कांग्रेस को लड़ने के लिए दी गई। लेकिन कांग्रेस का दावा है हमें चाहिए 5। कौन सी 5 चाहिए? कि हमें फूलपुर भी दे दो, हमें मझुआ भी दे दो, हमें मीरापुर भी दे दो और हमें कटहरी भी दे दो। 5 तो सिटिंग एमएलए कांग्रेस समाजवादी पार्टी के पास रहे हैं, जिनकी वजह से सीटें रिक्त हुई, और बाकी बची 4 सीटों, क्योंकि चुनाव 9 पे हो रहा है, तो बाकी बची 4 सीटों पर कांग्रेस के साथ आधे आधे का बंटवारा हुआ। लेकिन कांग्रेस का दावा है कि हमको थोड़ी ज़्यादा सीटें मिलनी चाहिए, तो कांग्रेस अभी मान नहीं रही। ऐसा लोग कह रहे हैं कि फूलपुर सीट को लेकर अड़ी हुई है। क्यों? क्योंकि कहते हो हमारी परंपरागत पुश्तैनी सीट है, इसलिए हमें चाहिए। लेकिन कांग्रेस का वहाँ कोई ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं रहा है कि मिले। और जिस तरह का रुख समाजवादी पार्टी ने दिखाया हुआ है, इस बात की उम्मीद कम है कि कांग्रेस उनसे कोई सीट ले पाएगी, क्योंकि कांग्रेस के पास कोई ऐसी हिस्ट्री नहीं है वहाँ जीतने की कि वो सीट पर क्लेम कर पाए, जैसा संजय निषाद कर रहे हैं। ये कांग्रेस का मसला है। लेकिन कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, पूरे देश भर में बीजेपी का खिलाफ सबसे बड़ा अपोजिशन है, तो उसकी डिमांड को, उसकी जिद को, उसके रूठने को समाजवादी पार्टी अफोर्ड नहीं कर सकती है। इसलिए कांग्रेस को मनाना समाजवादी पार्टी के लिए मजबूरी भी कह लीजिए, ज़रूरी भी कह लीजिए। लेकिन फिलहाल स्थिति स्पष्ट नहीं है
और रुख ऐसा है समाजवादी पार्टी का कि नहीं देंगे इस बार सीट, 2 ही पे लड़ो। तो इसलिए हालात अभी स्पष्ट नहीं है। और जहां तक रही बात कि इन 9 सीटों पर इशूज़ क्या चलेगा, बहनों भाइयों, इशूज़ ऑलरेडी ग्राउंड पर है। उन्हीं इशूज़ पर पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ है, उन्हीं इशूज़ पर उपचुनाव होगा, इसकी संभावना कम है। क्योंकि जो विधानसभाओं के चुनाव होते हैं और उपचुनाव, वो टोटल एंड टोटल लोकल इक्वेशन पे होते हैं, जातिगत समीकरण पे होते हैं। ये कोई नहीं कह सकता कि जो मुद्दा कटहरी में चल रहा है वही मीरापुर में चलेगा, जो मझुआ में चल रहा है वही कुंदरकी में चलेगा, और जो सीसामऊ में चल रहा है कोई गारंटी नहीं है कि वो मुद्दा कहीं और चले। तो हालात ऐसे नहीं है कि गाजियाबाद खैर में वो मुद्दा चले। सीट दर सीट, जातिगत समीकरण, पार्टी पोजीशनिंग और बसपा के कैंडिडेट ये तय करेंगे कि ये जीतेंगे या वो जीतेंगे। तो मसला फंसा हुआ है। अब सिर्फ कल का वक्त बाकी है, परसों तो नॉमिनेशन ख़त्म हो जाएगा। कहीं ऐसा तो ना हो कि नॉमिनेशन ही ना हो इस बार, तो मसला बड़े फंस गए हैं। तो आप कुछ स्टेटमेंट सुने, फिर आज की डिबेट हम आगे बढ़ाएंगे। हमारी प्रदेश चुनाव समिति ने आपस में बातचीत करके, रायशुमारी करके हमने केंद्र को नाम दिए हैं, और जो नाम प्रदेश की चुनाव समिति ने या कोर कमेटी ने प्रस्तावित किए हैं, हमारी केंद्रीय पार्टी भी सहमत है, और बहुत जल्दी आप सबके बीच में नाम सूची आपको देखने मिलेगी। कि भारतीय जनता पार्टी डर गई, और डर नहीं, वो सहम गई थी। अयोध्या जनपद की जो सीट हमारी फैजाबाद 54, उसे जीतने से सहम गई, और इसको सारा देश, सारा दुनिया के लोग जानते हैं। जनता ने डिसाइड कर लिया है कि हमें समाजवादी पार्टी जिताना है। भारतीय जनता पार्टी, उसका नीति एनडीए गठबंधन जिस तरीके से, जिस परेशानी से गुजर रहा है, अकल्पनीय है। निषाद पार्टी 1 सीट पर जीती थी, 1 पर रनर अप थी। भारतीय जनता पार्टी उसको सीट देने के लिए तैयार नहीं। जो भी दल इसका साथ देगा उसको वो जेजेपी की तरीके से खत्म कर देंगे, चाहे चुनाव हो और चाहे उपचुनाव हो। तो बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को प्रारंभ करते हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के प्रवक्ता मनीष शुक्ला मेरे साथ मौजूद हैं। सुची विश्वास उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता हैं। कर्नल शरद शरण मेरे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। एमएच खान साहब मेरे साथ मौजूद हैं, जाने माने एनालिस्ट हैं और बहुजन समाज पार्टी के पूर्व प्रवक्ता रह चुके हैं। ब्रजेश शुक्ला जी मेरे साथ मौजूद हैं, बहुत ही जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट हैं। केपी मलिक साहब मेरे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। और बीरेन जी हमारे स्टेट हेड भी इस कार्यक्रम में हमारे साथ सम्मिलित हैं। बहुत शुक्रिया और धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। कर्नल शरद शरण जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। आप समाजवादी पार्टी की तरफ से इस बात को बताइए कि आखिर सुची विश्वास की पार्टी को टिकट क्यों नहीं आप उनके फाइनल कर रहे हैं अब तब, जब 1 दिन का वक्त बाकी है? क्लैरिटी क्यों नहीं है भाई? ब्रिजेश जी, आज आपका पैनल बहुत रिच है। मैं देख रहा हूँ बहुत वरिष्ठ लोग बैठे हुए हैं, अच्छी अनुभव वाले, तो शायद समय कम मिलेगा। थोड़ा सा मुझे अपनी बात कह लेने दीजिए। देखिए, ये नैसर्गिक है कि कोई भी पार्टी हो, राजनीतिक वातावरण में है तो वो राजनीति को जीतने के लिए, लड़ने के लिए, चुनाव जीतने के लिए लड़ती है। लेकिन हमारा जो इंडिया गठबंधन का मुद्दा है वो बिल्कुल स्पष्ट है कि हम लोकतंत्र और संविधान के लिए जुड़े हैं। हमारी आइडियोलॉजी सेम है। हम समाजवाद की बात करते हैं, जातिवार जनगणना, सामाजिक न्याय की बात करते हैं। और जब तक वो उद्देश्य पूर्ण नहीं हो जाता है, हमारी ये साझी विरासत है और साझी लड़ाई है, तो उससे तो पीछे हट जाइए। हाँ, इतना मैं और आपको जोड़ना चाहूँगा कि संजय निषाद जी 4 दिन से दिल्ली में हैं, पाठक साहब और मौर्य जी 2 दिन से दिल्ली में हैं, और योगी जी आज 2.5 घंटे मथुरा में भागवत जी के साथ रहे थे। लेकिन 15 दिन पहले तक उत्तर प्रदेश को यह बताया गया था कि दिल्ली ने लखनऊ को बोला है कि ये 10 सीटें आपकी हैं, इसी के रिजल्ट से आपका भविष्य तय होगा। और अभी भूपेन्द्र चौधरी जी ने आज बयान दिया है कि 27 नाम भेज दिए, 27 नाम दिल्ली भेज दिए। उस नाम की वैल्यू क्या है जब सारे दिल्ली दरबार में? आपको उनके गठबंधन की चिंता है कर्नल साहब? चिंता नहीं है, चिंता नहीं। मैं आप तो आज सवाल भी नहीं पूरा होने दे रहे हो। जी जी, पूछ लूं? जी जी बिल्कुल। तो ये कांग्रेस को टिकट सीटें क्यों नहीं दे रहे हो? मैं बस उसी पे आ रहा था। अगर निषाद जी की इतनी फिक्र है तो सुची विश्वास की भी फिक्र करो। मैं बिल्कुल यहीं आ रहा था। अब आप ये देखिए कि कटेरी से और मझवा से सिंबल क्या होगा और प्रत्याशी किसका होगा। और मैं आपको कांग्रेस का एक अच्छी लकीर बोलने वाला हूं जी। 22 और 24 में
हम लोगों ने नैरेटिव बिल्ड किया है और भारतीय जनता पार्टी उसके पीछे पीछे चली है, और ये आप जानते हैं, जनता जानती है। उसका रिजल्ट छोड़िए, रिजल्ट अलग, लेकिन नैरेटिव हमने लीड किया है। इस बार का मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट कब जारी होगी, इंडिया गठबंधन तय करेगा। कर्नल साहब, आप बहुत बड़े कहानीकार हैं। मैं 3 बार पूछ चुका हूं कि कांग्रेस को सीटें क्यों नहीं दे रहे हो। तो आपको जवाब तो दिया आप मैंने। मुझे स्टोरी सुना रहे हो। अभी मैंने आपको इशारों आप बता दो ना, कांग्रेस या तो कह दो नहीं लड़ेगी, मैं ना पूछूं फिर। जैसे ही मैं आपको ये कहता हूं, क्लैरिटी तो दो उनको। जैसे ही मैं आपको कहता हूं कि राष्ट्रीय पार्टी उनके साथ ऐसा कर रहे हो। जैसे ही मैं आपको कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट कब जारी होगी, वो इंडिया गठबंधन टाइमिंग तय करेगा। इसका मतलब इंडिया गठबंधन रणनीति में 2 महीने आगे चल रहा है। हमारा सब सेट है, हम डिक्लेयर नहीं करेंगे। हमें पता है कि कौन सा तो एक बात कितने बताओ, बजे फेंकना है। 7 सीटें घोषित कर चुके हो, हाँ या ना? जी बिल्कुल। तो बची कितनी? 2। वही 2 उनकी हैं। मेरठ 2024 का मेरठ का चुनाव याद है आपको ब्रिजेश जी? मुझे नहीं याद, बता दो। कह दो जो कहना है। यही महीन राजनीति अब इंडिया गठबंधन वाले सीख गए। सठे साठे सठा चरेत, मतलब कांग्रेस के साथ ऐसा व्यवहार करोगे? एनडीए के साथ कैसे राजनीति करनी, इंडिया गठबंधन वाले बहुत अच्छी तरीके से जनता के त्राईमान पर से ये सीख तो चुके तय है ना कि कांग्रेस के कोटे में 2 ही बची हैं। इंडिया गठबंधन एक साथ लड़ेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट कब आउट होगी, ये इंडिया गठबंधन इस बार तय करेगा। कांग्रेस को अब आप समझिए, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, मुझे पता है कि आप कहानी ने सुना है क्या? कांग्रेस को कॉर्नर कर दिया आप लोगों ने? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, सवाल ही नहीं उठता है। हमारा गठबंधन 2 सीटों पर तो कॉर्नर कर हमारा दिया। गठबंधन उस छोटे मोटे राजनीतिक क्या फूलपुर देना चाहते हो? छोटे मोटे मुद्दों से बहुत ऊपर है ब्रिजेश जी। लोग अरे किसी का हक मार के कह रहे हो कि छोटे मुद्दे हैं। आपको चुनावी लग रहा अरे क्यों? होगा। उनकी नहीं। फिक्र कौन करेगा? इंडिया गठबंधन इतना ज्यादा संकल्पित है अपने मुद्दों के लिए, 24 के मुद्दों के लिए, कि हम बहुत पहले सब तय करके बैठे हैं। वो तो आपके स्टोरी टेलिंग से पता चल गया आप उनके कब कितने क्या बोलेंगे ये भी तय है। बहुत शुक्रिया, इसके आगे नहीं बोलेंगे। मनीष शुक्ला जी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। मनीष जी, स्वागत आपका। सिर्फ कल का दिन बचा है, परसों तो नॉमिनेशंस की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। प्रत्याशी उतारने में आप इतने दबाव में क्यों हैं? देखिए ब्रिजेश जी, आपने डिबेट शुरू की, पहले 3 लोग की बाइट कराई, उसमें केवल भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी ने ही अपनी पार्टी की बात की, बाकी अवधेश प्रसाद, सुरेंद्र राजपूत जी ने दूसरी पार्टी की बात की। अभी आपने सवाल पूछा, उन्होंने भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन के बारे में नहीं बताया कि महाराष्ट्र की तरह हरियाणा और मध्य प्रदेश की तरह बेइज्जत होकर टिकट देंगे लोकसभा में, जिस तरह से बाद में दिए थे, कि पहले दे देंगे। तो पहले मैं यहीं से शुरू करता हूं। आप अभी पूछ रहे थे ना कि कांग्रेस को टिकट देंगे कि नहीं देंगे। मध्य प्रदेश का चुनाव चल रहा था, कमलनाथ ने कहा कौन अखिलेश वखिलेश। हरियाणा में दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि समाजवादी पार्टी की कोई हैसियत नहीं है, लेकिन चूंकि घुटना टेक पार्टी हो गई है समाजवादी पार्टी, तो घुटने टेक कर ये टिकट देगी। चूंकि अभी आपने अपने ओपनिंग रिमार्क में भी कहा ये अफोर्ड नहीं कर सकते, इनकी हिम्मत नहीं है कि कांग्रेस से बात कर सके कि हरियाणा में तुमने बेइज्जत किया, तुमने मध्य प्रदेश में बेइज्जत किया, और महाराष्ट्र में तो अखिलेश यादव को जाके कहना पड़ा 8 मुसलमान विधायक, केवल मुसलमान विधायक, ये तो मुस्लिम लीग की तरह व्यवहार कर रहे हैं। और 2000 और जो उपचुनाव 9 उपचुनाव उत्तर प्रदेश में होने हैं ब्रिजेश जी, 9 के 9 भारतीय जनता पार्टी एनडीए जीते। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी पहले दिन से काम करने लगी है। हमारी पार्टी लगातार इन विधानसभाओं में जो सांगठनिक नियुक्तियां होती है, विधानसभा प्रभारी, विधानसभा संयोजक की नियुक्ति कर चुकी है। जो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं वो भी दौरे पर जा रहे हैं रिपोर्ट कार्ड लेकर, और लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी को सीटें जीतने के बाद अभी आप बहुत फिक्रमंद हो रहे थे, लगी थी, आप बड़े फिक्रमंद हो रहे थे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के रिश्तों के, कॉम्प्लिकेटेड रिश्तों को लेकर आप बड़े फिक्रमंद थे। तो क्या वही व्यवहार आप लोग संजय निषाद के साथ कर रहे हो जो समाजवादी पार्टी या कांग्रेस एक दूसरे के साथ कर रहे हैं? देखिए ब्रजेश जी, एनडीए में कहीं कोई समस्या नहीं है, हमारी पूरी एनडीए इंटैक्ट है। 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हार जाए, इसके लिए हम लोग पहले दिन से काम कर रहे हैं। कमल का झंडा हमारा प्रत्याशी है, उसको लेकर सभी लोग काम कर रहे हैं। बूथ स्तर से लेके विधानसभा स्तर तक की सारी जो कवायद होती है चुनाव की वो चल रही है पिछले। तो आपने तो स्थिति स्पष्ट कर दी कि कमल ही लड़ेगा, इसका मतलब कि निषाद पार्टी को टिकट नहीं मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी का तो कमल निशान है, और जहां अगर पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगी कि हमारे सहयोगी दल को देना है, तो वहां
वो लड़ेंगे। तो क्या उनका वाजिब हक मैं नहीं एक है बात कि कहना उनको चाहता सीटें हूं। मिले? उनका तो नाम नहीं, भी आप ले बीच रहे में ना हैं। बोले सर, आप बीच में उनका ना तो बोले। नाम भी नो नहीं सर, ले पहला रहे हैं राउंड है, आप अपने बीच में ना बोले सर। आप मर्यादा अनुशासन का पालन करें। मनीष जी, जी, विजय जी। भाई मजवा में और कटहरी में तो उनका वाजिब हक है, उनका हक देने में आप आगे क्यों नहीं आ रहे हैं? नहीं, अभी तो भारतीय जनता पार्टी ने टिकट तो घोषित नहीं कर दिया है समाजवादी पार्टी की तरह कि 7 घोषित, 2 में तुम्हारी इच्छा हो, ये मैंने छोड़ दिया है, यही बाहर बैठ के खा लो जो खाना हो। ऐसा तो नहीं है। अभी तो हमने सीट घोषित नहीं किया है। जिस दिन हम सीट घोषित करेंगे उस दिन हमारे यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि 2 पे लड़ेंगे, 5 मांग रहे थे, 2 पे तो लड़ेंगे, क्या इस नहीं बात लड़ेंगे। का वायदा आप महाराष्ट्र कर जाके सकते हो कहेंगे, डिबेट यहाँ में? की 8 सीट हम मुसलमान लड़ाएंगे। क्या आप ये दबाव वायदा कर बनाया जा सकते रहा हो है कि अखिलेश संजय यादव की निषाद तरह के साथ कि हम इंसाफ होगा? जी, क्या आप इस बात का वायदा कर सकते हो कि संजय निषाद के साथ इंसाफ होगा? कम से कम 1 और अधिकतम 2 सीटें तो मिलेंगी उन्हें। देखिए ब्रजेश जी, प्रवक्ता का काम है कि जो निर्णय हो जाए उस निर्णय को मीडिया के माध्यम से आम जनता तक बताना, और उतना ही बताना जितना पार्टी चाहती है। तो मुझे इस बात की गलतफहमी नहीं है कि मैं प्रवक्ता हूं तो मैं टिकट घोषित करने वाला हूं या टिकट से शेयर घोषित करने वाला हूं। 24 घंटे, ओनली 24 आवर्स। तो एक बात के लिए निश्चिंत रहिए कि एनडीए का कोई दल किसी दूसरे राज्य में जाके मुसलमान प्रत्याशी नहीं घोषित करेगा कि अगला डर जाए कुछ सीटें हमें दे दे या हमसे या बार्गेन हो जाए। हमारी सीटें जब घोषित होंगी तो पूरी तरीके से जैसे एनडीए इंटैक्ट होकर चुनाव लड़ा था 2024 में, 22 में, उसी तरीके से लड़ेगा। हमारे यहाँ कोई डिस्प्यूट नहीं है। मैं एक बात फिर से कह के अपनी बात को समाप्त करूंगा कि 9 की 9 सीटें जीते, इसके लिए हमारी पार्टी काम कर रही है। जिस तरह से अखिलेश यादव पिछले 4 महीने में एक्सपोज हुए लोकसभा चुनाव के बाद, बलात्कारी के साथ खड़े हुए, जाली नोटों के धंधेबाजों के साथ खड़े हुए, शुक्रिया, हत्यारों के साथ खड़े हुए, सुची विश्वास के साथ खड़े हुए, जनता 9 की 9 सीटें हराएगी। बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। सुची विश्वास जी मेरे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता हैं। सुची जी, मैंने तो सोचा था कि आज आप जब डिबेट में आएंगी तो ये खुलकर बता सकेंगी जनता को और अपने वर्कर्स को, अपनी पार्टी के लोगों को कि आपके कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रही हैं। पर मैंने हर तरह से कोशिश की कर्नल साहब से पूछने की, पर ये आपकी सीटें कबूल नहीं रहे। जी, अपने डिबेट के प्रारंभ में ही आपने कहा कि कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी है और सबसे स्ट्रांग अपोजिशन। तो आपके शब्दों को ही आगे बढ़ाते हुए देशव्यापी तौर पर जिस तरह सांप्रदायिक ताकतों से लड़ने के खिलाफ इंडिया गठबंधन खड़ा है, तो हर प्रदेश में वो चुनाव है या उपचुनाव है, हमारे सहयोगी दलों के साथ हमारा पूर्ण सामंजस्य है। और प्रदेश में भी, चाहे वो श्रीमती अखिलेश यादव जी हो, आप इन 10 सीटों, अरे 7 सीटें, 8 सीटें, 9 सीटें आगे या इसके पीछे, या जब भी देश के सामने जो बड़ी चुनौती है, जो सत्ता में दल है और उसका जो पावर को करने का तरीका है, चाहे वो खरीदी हुई चुनी हुई सरकारों को खरीद फरोख्त के माध्यम से गिराना हो, मनी हो, पावर हो, मसल हो, अब तो इंटरनेशनल माफिया, इंटरनेशनल शूटर, अब तो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस अमेरिका तक जो है हमारे गृह मंत्री की कीर्ति पहुंच चुकी है। तो ऐसी परिस्थितियों में जब देश ऑलरेडी सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ, संविधान को कुचलने वाली ताकतों के खिलाफ एकजुट होने की, तो मैं समझती हूँ कि कांग्रेस के तौर पर जो नैतिक जिम्मेदारी श्रीमान राहुल गांधी जी ने उठाई है और देश के जनमानस के साथ वो जिस तरह खड़े हैं, तो ऐसे में ये 10 सीटों का जो वर्गीकरण है बहुत जल्दी आपके सामने भी स्पष्ट हो जाएगा। आपको जरा भी फिक्र नहीं है अपने वर्कर्स की, जरा भी सिंपैथी के ध्यान नहीं आ रही है आपको कि आपको सीटें नहीं मिल पा रही हैं? आपका मतदाता जो समर्थक है वो क्या करे? आप स्थिति ही स्पष्ट नहीं कर रही हैं। आप भी वही कहानियां सुना रही जो कर्नल साहब सुना रहे थे। इस पर क्लैरिटी दीजिए कि 2 सीट पर्याप्त है या फिर ज्यादा चाहिए? नहीं, देख, मैंने बताया ना, जो आपने बात कही मैंने उसी बात को आगे बढ़ाया। आज सब मेरे पे दांव लगा रहे हैं, मनीष जी भी, ये भी आप भी लगा लीजिए। नहीं, जो देश के सामने चुनौती है वो बहुत बड़ी, उसमें सिर्फ आप कुछ बात करके उससे, उस मंतव्य से मुक्त नहीं हो सकते। हमारे सहयोगी दलों के साथ न केवल प्रदेश बल्कि देश में पूर्ण सामंजस्य है। विभिन्न चुनावों में आपने देखा, आप आगे भी देख रहे हैं, ये 10 सीटों का उपचुनाव में तो जो भारतीय जनता पार्टी की परिस्थिति है वो बहुत जल्दी स्पष्ट होगी। तो कोई डिस्प्यूट नहीं है आपके मुताबिक समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच? कोई भी पॉलिटिकल डिस्प्यूट नहीं है और आपका सीटों का बंटवारा हो चुका है? और क्या मैं लॉक कर दूं कि सिर्फ आप गाजियाबाद और खैर में चुनाव लड़ रही हैं, बाकी जगह आपका कोई क्लेम नहीं है? देखिए, पॉलिटिकल डिस्प्यूट का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। हमने कहा ना, ये चुनौती बहुत बड़ी है, जिन सांप्रदायिक शक्तियों से देश जूझ रहा है, और 24 घंटे
सातों दिन 365 दिन 10 वर्षों से जो सत्ता प्राप्ति की लालसा है भारतीय जनता पार्टी की, और उसके लिए वो जिन हदों को पार करते हैं, उसका मैडम, मैं सामना करने कांग्रेस के और लिए समाजवादी कांग्रेस का पार्टी के दायित्व बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। 90% टाइम आपने बीजेपी पे खपाया। ये तो बता नहीं, दीजिए मैंने कि पूर्ण 2 समय सीटें अपनी पर्याप्त पार्टी को हैं। दिया। मैं कौन से आपसे रॉकेट साइंस पूछ रहा हूँ। देखिए, जो आपके शुक्ला जी ने कहा ना, हमारा दायित्व है हमारी पार्टी के पक्ष को आप तक प्रेषित करना, और हमारे सहयोगी दलों से, वो प्रदेश में है या देश में है, इंडिया अलायंस का पूर्ण सद्भाव, पूर्ण सामंजस्य है। तो जो भी परिस्थितियां स्पष्ट होंगी वो 24 घंटे में वो हो आपके गई हैं। समक्ष दो होंगी। उनके अगर 7 हमें कैंडिडेट पूर्ण घोषित समर्थन हो भी गए देना हैं। होता है तो हम उसके लिए सद्भावपूर्ण ढंग उनका से क्लैरिटी अपनी बात को है। रखेंगे। उनकी उद्देश्य क्लैरिटी बाई है, हुक और 7 बाई सीटें क्रुक नहीं घोषित है। हैं, 2 Our आपके पास priority is हैं। not money, power, लड़ना हो muscle and लड़िए, नहीं mafia। तो 2 में भी प्रत्याशी दे देंगे वो। नहीं, गिनती आप निर्धारित कर रहे हैं, गिनती जनमानस नहीं है। हमारा उद्देश्य बड़ा है। हमारा उद्देश्य, मैंने कहा ना भाई, जो दल सत्ता में है उसका उद्देश्य बाई हुक और बाई क्रुक है। उनके लिए मनी, पावर, मसल माफिया है। तो हमें इस बात को जनमानस क्लियर के कर अनुरूप ही दीजिए कि चलना आप है। बलिदान के लिए तैयार हैं, बात खत्म हो ये कोई जाए। बलिदान नहीं है भाई। देश की रक्षा का दायित्व बलिदान कैसे है? क्या हमको देश अच्छा, ठीक है, पूंजीपतियों के मतलब हाथ उसको में रक्षा के पेश लिए करना है? हमें PSU चलिए को शहादत सार्वजनिक मान थोड़ी लेते ना हैं। करना था। इंडिया उसको का शब्द कुछ नहीं नहीं, होने कर्नल वाला। साहब आप लेके बीच चल रहे में, हैं। गठबंधन का मतलब कुछ चलो नहीं होने बलिदान से उसको शब्द बदल के शहादत आप कर टिके हैं दें। अपने मुद्दों प्लीज पे। कर्नल साहब, शहादत नहीं, बोलने ये चलेगा। सद्भावपूर्ण सामंजस्य है। आपके शब्द अनुचित हैं। ये सद्भावपूर्ण सामंजस्य है, और परिस्थिति ठीक, आपके अच्छा, साथ सामंजस्य स्पष्ट मान होगी। लेते हैं, बलिदान काट देते हैं, शहादत काट देते हैं, इनको सामंजस्य मान लेते हैं कि 2 सीट पे कांग्रेस लड़ेगी। मैडम ने क्लियर किया। बलिदान और शहादत तो आपको निषाद पार्टी के लिए इस्तेमाल करना चाहिए था, जो अपने अरे मैं उनके लिए कितना अपने तो लड़ा साथ मनीष लेकर शुक्ला के से, चलते हैं। निषाद जी वो के तो हक के लिए शहादत तो कितनी संजय लड़ाई निषाद की लड़ी पार्टी के मैंने। लिए ज्यादा उपयुक्त बहुत है। धन्यवाद आपका। मैं तो JJP के लिए ज्यादा जी उपयुक्त बहुत है। शुक्रिया। मैं एमएच खान साहब को इनवाइट करना चाहता हूँ। खान साहब, सब जगह तो देखिए कैंडिडेट घोषित करने का झगड़ा चल रहा है, टिकट बंटवारे का झंझट है। बीएसपी इकलौती ऐसी पार्टी जिसने 10 दिन पहले कैंडिडेट दे दिए। जी मिश्रा जी, ठीक। पर एक बात लोग ये कह रहे हैं कि किसी को जिताने और किसी को हराने के लिए बीएसपी आ रही है। नहीं नहीं, कोई भी पार्टी इस देश में जहाँ अपना अस्तित्व बचाने के लिए लड़ाई लड़ती है तो चुनाव जरूर लड़ती है। चुनाव लड़ना पार्टी का अपना कर्तव्य है, और बीएसपी मेरे ख्याल से, मैं समझता हूँ कि उन्होंने अपने कैंडिडेट डिक्लेयर करके अपने वोट को सजोने का काम कर रही है। देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी के नेता शुक्ला जी कह रहे थे कि वो 8 मुसलमान की बात कर रहे थे। अरे भाई, आपने वहाँ क्या किया है? जम्मू कश्मीर में क्या किया है? जम्मू कश्मीर में आप उत्तर प्रदेश में एक टिकट नहीं देते मुसलमानों को, पूरे भारत में एमपी में एक टिकट नहीं देते आप जम्मू कश्मीर में जाके मुसलमानों को टिकट दे रहे हैं। दिया तो ये आपके उद्देश्य नहीं, वहां दे रहे हैं जहां मुसलमान ज्यादा हैं। ये कौन सी बात ये है? बात ही है तो ना, टिकट वहां तो ऐसे दिया जाता है। जहां इनकी डर है, जहां इनको लग रहा है कि मैं बुरी तरह से हार जाऊंगा, वहां मुसलमानों को टिकट दिया है, और वहां सपोर्ट भी किया है जहां मुसलमान लड़ रहे थे। ये दोहरी नीत है, ये नीत नहीं कोई पर कहलाती। देखो, ये दोनों अलायंस जो है, एनडीए और इंडिया, इन दोनों में टिकट बंटवारे का झंझट है। अब देखिए, कहे ये लोग भले ही प्रवक्ता हैं, इनको तो कहना भी चाहिए। डिस्प्यूट नहीं होता तो संजय निषाद दिल्ली में पड़े होते, जी जी, दोनों डिप्टी वहां पड़े होते। जी जी, नहीं ठीक बात। और डिस्प्यूट नहीं होता तो ये इस तरह कहते। नहीं, आप बलिदान शहादत तो सामंजस्य की बात होती। आपकी बात को मैं 100% सही मानता हूं, और इसी को कहते हैं निष्पक्ष पत्रकारिता, इसी को कहते हैं। आप जब डिस्प्यूट है तो मानिए डिस्प्यूट है भाई, आपने 7 कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए, 2 छोड़ा है, वही 2 मिलेगा, वही 2 मिलेगा। कह तो दिया है भाई ने, तो कह नहीं रहे हैं, तो दिक्कत ये है उन्होंने एक भी कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने एक कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं किया, और दम भर रहे हैं कि सब जीतेंगे, सब जीतेंगे, सब जीतेंगे। अरे कहां से जीतोगे भाई? महंगाई कम हो गई तो क्या? बीएसपी जीत लेगी क्या? नहीं, बीएसपी जीतेगी नहीं जीतेगी ये तो भविष्य है, ये तो भविष्य के गर्त में दबा हुआ है, कौन जीतेगा। बहुत मर्तबे ऐसा हुआ है कि 2007 में क्या हुआ था, मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री थे। कई जगह आप लोगों ने, बीएसपी ने अपर कास्ट के प्रत्याशी उतारकर बीजेपी को नुकसान पहुंचाने की चेष्टा की, जैसे मझुआ में ब्राह्मण कम्युनिटी के लोगों को टिकट दे दिया गया। तो ये तो आप बीजेपी का वोट काट रहे हैं। नहीं, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का नारा उनका है, एक पार्टी का, जैसी बीजेपी। तो कहाँ वो बहुजन के, आपने तो अपर जन को दे दिया। बहुजन उसमें आते हैं बहुजन उसमें, अपर जन नहीं। वोट काटने का काम कर रही है क्या? नहीं, वोट काटने का कोई काम नहीं। अपनी, हमने कहा ना, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपने वोट को बढ़ाने का काम करती है, चुनाव लड़ती है।
मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, इसीलिए कह रहा हूं बार बार कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में विधानसभा में किसी मुसलमान को टिकट नहीं देती है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर एमपी के चुनाव में किसी मुसलमान को टिकट नहीं देती है। लेकिन ये दो अच्छा, हर डिबेट में आप मुसलमानों के लिए टिकट मांगते हो, ये कर्नल साहब ने तो ज्यादा दे दिए हैं मुसलमानों को इस बार। नहीं, टिकट दे दिए तो बधाई है उनको, हाँ? टिकट दे दिए तो बधाई है उनको। तो आप बीजेपी में क्यों चाह रहे हो फिर? कहाँ लड़ोगे? काहे ये वहां दिए हैं हमें, बसपा में ले लड़ रहे हैं, सपा से लड़ रहे हैं। अब मैं यही आपसे पूछ रहा हूं ना, ये दो मुही बात क्यों हो रही है? कश्मीर में जहां मुसलमान ज्यादा हैं वहां हिम्मत इनकी नहीं है कि हिंदू को उतार दें, वहां देंगे टिकट। पर आपने तो मुद्दे पर एक बात नहीं की, आप तो केवल बीजेपी की पिच पे मुद्दे तो मैं कह रहा हूं सारा केवल कश्मीर मुसलमान। तो ये लोग क्या कर रहे हैं? बहनों भाइयों सब देख रहे हैं आप जो ये कर रहे हो। खान ये क्या साहब कर रहे हैं? हिंदू ये क्या- मुसलमान ये क्या कर रहे हैं? मुसलमान। नहीं, ये क्या कर आपने रहे तो हैं? कैंपेन छेड़ दिया अच्छा, पूरा। आप बोलिए ना मिश्रा जी, ये क्या कर रहे हैं? बटोगे तो कटोगे, नफरत। बजरंग बली हमारे, अली तुम्हारे, ये कौन बोल रहा है? तो ये मिट्टी में मिला देंगे, अच्छा, सुनो तो। ठोको, अरे, ये संत की भाषा है क्या? अच्छा, तो बैट लेके ये संत मैदान की में कौन कूदा? आप ही तो कूदे। हम कौन? वो बुला रहे हैं आपको, तो आप क्यों चले गए? हम कहाँ खेलने? हम कहाँ जा रहे हैं? आप क्यों इस पूरी डिबेट में नहीं, आप देखिए, मुसलमान मैं कह रहा हूं बहराइच का मामला एजेंडा ले छेड़ लीजिए। रखा है आपने। बहराइच का मामला ले लीजिए, जो लड़का गया है झंडा उतारने के लिए शुक्ला जी के मकान से गया है, शुक्ला जी के छत पर चढ़ा है, वहां से कूद के वहां गया है, पुलिस खड़ी थी, पुलिस खड़ी तमाशा देख रही थी, झंडा उतारने तक थैंक यू नहीं खान बोली साहब, है। बहुत शुक्रिया नहीं, आपका। सर, सर पूरी बात धन्यवाद सुन सर, लीजिए। हम बहराइच पे सर बस उसका इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए। एक मिनट, क्यों माहौल को खराब कर नहीं, माहौल नहीं खराब कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि सर्व समाज के साथ धन्यवाद। उत्तर मनीष जी प्रदेश अभी में रुक रहना जाइए। चाहिए। धन्यवाद ब्रजेश शुक्ला जी को बहराइच पे जवाब आमंत्रित देना करता जरूरी हूँ। बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं ब्रजेश शुक्ला जी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रजेश जी, इस बार तो गजब हो गया सर, सिर्फ कल का वक्त बाकी है, परसों तो नॉमिनेशन बंद हो जाएंगे। ये लोग लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे चुनाव? ब्रजेश जी, जहाँ से आपने शुरू किया था उसी जगह से मैं भी उसको वहीं से शुरू कर रहा हूँ कि आपने कहा था कि ये करो या मरो की लड़ाई है, और जो करो और मरो की लड़ाई होती है उसमें सतर्कता बहुत ज़्यादा बरती जाती है। लगातार ये कहा जा रहा है कि साहब ये जो सीटें क्यों नहीं दे रहे हैं। दो बड़े प्रमुख दल हैं, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी। वास्तव में इसके पीछे एक मजबूत कारण है। अब संजय निषाद सीट चाहते हैं, बीजेपी डरी हुई है कि ऐसा ना हो कि उनका जो चुनाव चिन्ह है परोसी गई थाली, पूरा थाली, उसमें तमाम कटोरियां होती हैं, सब चावल दाल सब वो है उसके चुनाव चिन्ह में। ऐसा ना हो कि चिंता तो होगी कि साइकिल वाले थाली उठा ले, भूसा खा जाए उसको। जो कांड बीजेपी ने हाँ, उठा दो लेने पत्ती एक ले फूल जाएं। के साथ किया वहां पे तृणमूल वालों के साथ, अब उसके बाद तो सब डर गए हैं ना ब्रजेश जी। डर गए तो अच्छा, कांग्रेस के साथ, कांग्रेस के लिए उनको भी लगता है, वास्तव में कांग्रेस को समझना चाहिए उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का मजबूत जनाधार है और ये 2 सीटें दे रहे हैं। तो मुझे लगता है, मुझसे आप एक विश्लेषक के तौर पर पूछें तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा उनका एक ऐसा कदम है कि साहब इससे ज़्यादा वो दें, ये उनकी मजबूरी है। लेकिन 2 सीटें भी बहुत हैं कांग्रेस के लिए उत्तर प्रदेश की स्थितियों को देखते हुए। तो ये स्थिति दोनों दलों की चल रही है। हम लोग तो ज्यादा की पैरवी कर रहे थे, आपने तो बाल्टी पानी डाल दिया कि 2 बहुत है। हमने भी फालतू हम लोग शहादत बलिदान सामंजस्य भी कहा, मैं बात आपने भी कहा ना। एक सेकंड खान साहब बोलने दे, ब्रजेश जी कंटिन्यू। नहीं, खान साहब का ये समस्या बड़ी है और खान साहब का सही कहना है कि मुसलमानों को टिकट नहीं मिल रहा है, तो वो करीब समाजवादी पार्टी ने पूरा किया है। लेकिन ब्रजेश जी, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये लड़ाई छोटी मोटी लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई आने वाले 27 के बाद 8-10 लोकसभा विधानसभा सीटों के चुनाव एक साथ नहीं होंगे। ये एक ऐसा आधार बनने जा रहा है कि जिससे तय हो जाएगा कि साहब आप 2 साल तक चर्चा करते रहेंगे कि क्या स्थिति क्या नहीं स्थिति है। तो ये अब वो पीडीए जो है समाजवादी पार्टी का, बीजेपी इसको लेकर के उसने अपनी जो समीक्षाएं की हैं उससे पता लगाया कि क्या कारण थे हार के।
तो पता चलेगा कि साहब लखनऊ से लेकर के बस्ती तक और गोरखपुर तक एक ही जाति और उसके सवर्ण सब टिकट पाते चले गए। अब उसको उसने पीडीएस में बदल दिया है, पीडीए और पीडीएस। तो पीडीए जो है वो समझ गए हैं कि पीडीए के कारण हम चुनाव हारे, क्योंकि ये मुद्दा था, अन्य वर्गों ने वोट दिया, उन्होंने जाति समीकरण को बहुत फिट किया। तो इस बार आपको पिछड़े चेहरे ज्यादा दिखेंगे। तो मतलब बीजेपी की लिस्ट में पिछड़ा समाज अधिक होगा। हाँ, पिछड़ा, वास्तव में पिछड़ा दलित और सवर्ण, ओके, वो पीडीएस पिछड़ा दलित और सवर्ण, ये तो आपने नया कंसेप्ट दे दिया सर। हाँ, वो जो हाँ नहीं, वो जो आंतरिक मंथन चल रहा है, चलो कल से हम लोग चलाएंगे पीडीए वर्सेस पीडीएस। ठीक है ब्रजेश जी, शुक्रिया सर, हमारे साथ बने रहिएगा। दूसरे चरण में आपके बाकी विचारों को हम सम्मिलित करेंगे। केपी मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं। गाजियाबाद, खैर, मीरापुर, कुंदरकी में भी चुनाव हो रहा है, तो ऐसे में उनकी ओपिनियन भी जानना बहुत ही ज़रूरी है। मलिक साहब, तो ये तय हो गया है कि कांग्रेस गाजियाबाद और खैर और राष्ट्रीय लोकदल, आपकी प्रिय पार्टी, ये सिर्फ मीरापुर लड़ेगी? देखिए ब्रजेश जी, मैं ब्रजेश शुक्ला जी की इस बात से सहमत हूं कि कांग्रेस को अगर 2 सीटें मिल रही हैं और वो मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़ते हैं, तो एक संभावना बनती है उनकी जीत की। अगर सीटों की लड़ाई के चक्कर में वो रह जाते हैं तो फिर भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अपने जो चक्र है उसमें उनको ले लेगी। आपको बीच में यहाँ भी एक चर्चा हुई, उसमें खान साहब की भी ये चिंता होनी चाहिए, और शुक्ला जी ने उसका हल्का सा जिक्र भी किया कि भारतीय जनता पार्टी 27 से पहले एक बड़ी रणनीति तैयार कर रही है, एक फॉर्मूला तैयार कर रही है आरक्षण में आरक्षण का, जो जिसकी झलक आपने हरियाणा में देखी है जी। और ये आने वाले सालों में आपको अलग अलग राज्यों में दिखाई देगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इसकी शुरुआत करना चाहती है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को मालूम है कि पिछले लोकसभा चुनाव में बड़ी संख्या में दलित भारतीय जनता पार्टी से विमुख होकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के साथ गया है। उस दलित को कैसे वापस लाया जाए, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा चिंता का विषय है और भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर सीरियस है और वो फॉर्मूला भारतीय जनता पार्टी तैयार कर रही है। इसके अलावा अगर मैं दूसरी बात ब्रजेश जी करूं, आज आपके लखनऊ में एक बड़ा पोस्टर अखिलेश यादव के दफ्तर के बाहर लगा हुआ है कि सत्ता का सत्ताधीश, 27 का सत्ताधीश अभी से अखिलेश यादव को उनके चेले बनाने पे लगे हुए हैं। तो मुझे लगता है कहीं ऐसा ना हो कि हरियाणा में जिस तरह हुड्डा को चने के झाड़ पे उनके कार्यकर्ताओं, उनके चेलों ने चढ़ा दिया था कि अखिलेश को इतना ऊपर चढ़ा दें और उनकी जमीन ही नीचे से खिसक जाए। क्योंकि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की जो अपनी रणनीति होती है चुनाव लड़ने की, उसमें कहीं ना कहीं आज इंडिया गठबंधन पीछे दिखाई दे रहा है। हमारा और आप आकलन होता था, 99% लोगों का आकलन ये था कि भारतीय जनता पार्टी इस बार नुकसान में हरियाणा में रहेगी, लेकिन उसने जिस प्रकार से अनेक अपना सिस्टम करके जीत हासिल की है वो सबक है। वो हैंडपंप का क्लियर हो गया, वो मीरापुर ही है कि कुछ और भी मिलेगा? नहीं, देखिए ब्रजेश जी, राष्ट्रीय लोकदल को 1 सीट मिलेगी मीरापुर में और मीरापुर में सीट राष्ट्रीय लोकदल को मिलेगी और भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति उसके सिंबल पर लड़ सकता है। और मेरे सूत्र ये भी बता रहे हैं, जो आप संजय निषाद की बात कर रहे हैं, कि संजय निषाद के व्यक्ति को पार्टी टिकट देने को राजी है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की शर्त यह है कि वो कमल के फूल के निशान पर लड़ेगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी उनको टिकट देने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिंबल भारतीय जनता पार्टी का होगा। यहाँ पे मामला उलझा हुआ है, मुझे जो सूत्रों द्वारा खबर मिल रही है ब्रजेश जी। जी बहुत शुक्रिया। वीरेंद्र जी भी हमें डिबेट में ज्वाइन कर चुके, वीरेंद्र जी भी आ गए डिबेट में। वीरेंद्र जी, क्या इस वक्त की स्थिति है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि कांग्रेस के टिकट भी अभी क्लैरिटी नहीं है और बीजेपी का भी टिकट अभी क्लैरिटी नहीं हुई है, कारण क्या है तब जब सिर्फ कल का वक्त शेष है? देखिए, जो सहयोगी दल हैं उनको ये देखना पड़ेगा कि टांग खींचने से बेहतर है कि वो एक दूसरे का हाथ पकड़ के खींचे, तब तो ये लोग गठबंधन को बेहतर ढंग से चला पाएंगे। दोनों दलों के तरफ ये बात लागू होती है, लेकिन
चूंकि संजय निषाद का चुनाव निशाना है कि भोजन भरी थाली, और वो थाली से पूरा भोजन गायब है, तो जब तक क्लियरिटी नहीं आ जाएगी तो वो कल तक उम्मीद है कि लिस्ट आएगी कल। भोजन भरी थाली उनका चुनाव निशान है, और वो वहाँ पर ये लोग जो है खाली कर दिए पूरी थाली, तो वो चाह रहे भाई कुछ तो आ जाए। तो ये चुनाव ब्रजेश जी इस बात का भी तस्दीक करेंगे कि बटोगे तो कटोगे वाला नारा क्या उत्तर प्रदेश के गांवों में जमीन पर उतर चुका है या नहीं। भाजपा के लिए ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, और यूपी सरकार के लिए, मुख्यमंत्री के लिए। और ऐसा लगता है कि लोकसभा के चुनाव में जो बात आई थी कि आरएसएस के कार्यकर्ता उदासीन रहे थे, आज मथुरा में मुख्यमंत्री और संघ प्रमुख की मुलाकात के बाद वो सक्रियता बढ़ाई जाएगी और उपचुनाव में उनका योगदान लिया जाएगा। एक और बात आई कि बहराइच में देवतुल्य कार्यकर्ताओं पर विधायक जी ने ही एफआईआर करा दी, तो देवतुल्य लोग आगे और उत्साहित रहेंगे कि अभी यहीं थमेंगे, ये भी आगे चल के पता चलेगा। लेकिन ये चुनाव देखिए, उपचुनाव जो होता है स्वाभाविक है ब्रजेश जी, चाहे पीडीए बनाओ चाहे पीडीएस बने, लेकिन उपचुनाव हमेशा से लेखपाल, प्रधान, कोटेदार और थानेदार लड़ते रहे हैं। ये तो अलग अलग प्रत्याशी समीकरण पार्टियां बनाती हैं, लेकिन उपचुनाव ये सब 4-5 मुख्य लोग लड़ते हैं और जिताते हैं। तो उपचुनाव में कोई बहुत चमत्कार होगा इसकी उम्मीद न की जाए, लेकिन जो 4 सीटें समाजवादी पार्टी की हैं, करहल, कुंदरकी, सीसामऊ, कटेहरी, ये सीटें जातीय समीकरण के आधार से सपा के लिए मजबूत हैं, और यहाँ पर भाजपा अगर सेंधमारी करती है तो फिर उसको एक बड़ी सफलता माना जाएगा। अब ये वो कैसे छीन पाएगी, कितनी मेहनत से छीनेगी वो देखे, क्योंकि अखिलेश यादव ने टिकट बहुत होशियारी से दिया है। उन्होंने अपने पीडीए के जो समीकरण है उसको दुरुस्त रखा है। दूसरी ओर निषाद के साथ साथ जयंत चौधरी की भी साख दांव पर रहेगी, क्योंकि मीरापुर में अगर वो हारते हैं तो अभी तक तो भाजपा से वो सब लेते चले आए, यूपी में मंत्री, एमएलसी, फिर ये उपचुनाव का टिकट, फिर केंद्र में मंत्री, सब हो गया है। अब अगर यहाँ पर वो मीरापुर को जीत नहीं पाएंगे तो पश्चिम में उनकी जो फिजा खराब होगी, भाजपा का भी पोजीशन वो कमज़ोर करेंगे। तो यहाँ भाजपा के लिए एक संकट रहेगा मीरापुर की सीट पर बहुत बड़ा जी। वैसे ये लड़ाई तो देखिए सीधी है, एक तरफ भाजपा रहेगी, एक तरफ सपा के गठबंधन। अब इसमें जो सहयोगी इक्का दुक्का लड़ें या ना लड़ें, लेकिन कल भाजपा की लिस्ट आ जाएगी, क्योंकि परसों नामांकन का आखिरी दिन है 25 तारीख को। तो जो भी कुछ करना है ये कल तक हो जाएगी, और अब 2 सीटों पर लड़ेगी, 1 सीटों पर लड़ेगी कांग्रेस नहीं लड़ेगी, ये कांग्रेस देखें। लेकिन ये चुनाव बहुत बड़ा चुनाव है, और ये चुनाव भाजपा ने जो हरियाणा में जीत हासिल की है उस टेम्पो को बनाए रख पाएगी कि नहीं, ये सब चीज़ें इस चुनाव में पता लगेंगी। अगर भाजपा ये चुनाव जीतती है, फिर वो महाराष्ट्र में और झारखंड में जीतती है, तब तो फिर वो दिल्ली और बिहार ये सब जो अगले साल चुनाव होना है, तो सब कहते हैं ना कि जैसे कम्बल ओढ़ा के जीत लेगी, कुछ रोक नहीं पाएंगे। वैसे भारत में जब तक जातिवाद है, जब तक पाखंड है, अंधविश्वास है, देखिए जातीय भेदभाव न खत्म होगा, न असमानता खत्म होगी, और इसी वजह से ये चुनाव में हमेशा इफेक्टिव रहेगा। अभी तक हम पीडीएस सुने थे, पीडीएस भाजपा ले आई। पीडीएस तो राशन वाली वितरण प्रणाली में चलता था, और भाजपा ने वहाँ पर अब टिकट का आधार बना लिया। ये जो सक्रिय सदस्य खूब बनाए हैं, इनको भी एक आध किसी को मौका मिल जाता तब भी चलो उनकी मेहनत सफल हो जाती। फिलहाल जी कंक्लूड करें जी। चुनाव है, अभी सब सरकारें, सब पार्टियां अपने अपना जोर लगा रही, काफ़ी तोहफे भी मिल रहे हैं, उदारता का दौर है,
ये चलता रहेगा। एक साहित्यकार ने लिखा है, सुनिएगा, कि आंखें खुली रखो इस मतलब के ज़माने में मियाँ, और दर्दमंदी का दौर है, भेड़िए भी सियार बने फिरते हैं, खान साहब और सुनिए, आपके लिए है। लूट कर भर लिए गोदाम जिसने, अब बोरी 2-4 बोरी बांट कर वो भी उधार बने फिरते हैं। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपना फीडबैक, ओपिनियन और पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन हम तक पहुंचाने के लिए। बहनों भाइयों, दूसरा चरण इस परिचर्चा का प्रारंभ करते हैं। बीजेपी के प्रवक्ता मनीष शुक्ला मेरे साथ मौजूद हैं। मनीष जी, खान साहब की शंकाओं का आपको समाधान करना चाहिए, ये मुसलमानों के लिए आपसे हक चाहते हैं, आप क्यों नहीं दे रहे हैं? देखिए ब्रजेश जी, भारतीय जनता पार्टी में टिकट एक पारदर्शी प्रक्रिया के तहत मिलती है। बूथ से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक उसमें सम्मिलित होते हैं। नामों का पैनल पार्लियामेंट्री बोर्ड जाता है, वहां पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करती है। जो कश्मीर में कह रहे थे वहां से आया होगा नाम, पार्लियामेंट्री बोर्ड तक वो नाम गए होंगे, वहां उन्होंने तय किया। तो उत्तर प्रदेश से जो नाम गए हैं और उसमें से पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगी। देखिए महत्वपूर्ण क्या है, महत्वपूर्ण यह है कि लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी कुछ सीटें ज्यादा भारतीय जनता पार्टी से जरूर पा गई थी, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से समाजवादी पार्टी का स्याही चेहरा सामने आया, जिस तरीके से मुईद खान और नवाब सिंह यादव के मुद्दे पे अखिलेश यादव ने डीएनए टेस्ट की मांग की, इनके राष्ट्रीय नेता जिस तरीके से कुशीनगर में जाली नोटों के धंधेबाज निकले और तमाम हत्याएं और दंगाइयों के साथ ये लोग नजर आए, उससे उत्तर प्रदेश की जनता को समझ में आ गया है कि जो गुब्बारा इन्होंने फुलाया था संविधान और आरक्षण का, वो तो छलावा मात्र था, असली चेहरा यही है। और 7.5 साल में जो हमारा रिपोर्ट कार्ड है डबल इंजन की सरकार का, उसको लेकर अब 9 की 9 की सीटों पे जा रहे हैं। पूरा भरोसा है उत्तर प्रदेश की जनता को कि प्रदेश की जनता विकास को चुनेगी, दंगों को नहीं चुनेगी। उत्तर प्रदेश की जनता को सुशासन को चुनेगी, ये कुशासन को नहीं चुनेगी। कांग्रेस और सपा का हाल सबने देखा है, मध्य प्रदेश में देखा है, हरियाणा में देखा है, और अखिलेश यादव महाराष्ट्र में जाके जिस तरीके से कि 8 की 8 सीटें, केवल 8 अगर मुसलमान जिता लिए तो किसी को रहने नहीं देंगे, इस तरह की घोषणा कर रहे हैं मुस्लिम लीग की तरह। ये भी उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है। उनको लग रहा है कि मालेगांव में हम बोल के चले आएंगे और उत्तर प्रदेश में पीडीए चला लेंगे। तो पिछड़ा और दलित समझ गया है कि केवल और केवल अल्पसंख्यक बचा है इनके पास। जी और जी थैंक यू। ऑल राइट, कर्नल साहब आप मुझे बताइए कि ये तो कह रहे हैं कि आप तो सिर्फ मुसलमानों के हक के लिए चिंतित हैं, और पिछड़ा दलित तो वो ब्रजेश जी कोई ने अभी शुक्ला जी ने वो बताया, आपका तो जवाब ले आए, ये कोई पीडीएस बना लिए हैं। पीडीएस, हाँ, तब से कुछ चिंता में पड़ गए। अनुप्रिया पटेल जी शांत हो गई हैं लोकसभा में वोटों का अंतर देख के। राजभर जी को मिल गया मंत्रालय। संजय निषाद जी थोड़ा समझदारी दिखा रहे हैं, उनको पता है कि जो पीडीए की बयार चल रही है और जो लाशों पे भी अभी 15 दिन पहले व्यापार करने का प्रयास किया जो फेल हुआ है, बलिया में दिन में पुलिस धंधा कर रही है, कानपुर में एक महिला पुलिस का रेप हुआ है, उसकी तरह जो जनमानस में जो संदेश जा रहा है ना, संजय निषाद जी इसलिए विचलित हैं कि अपना निशान बचाना है, अपनी ज़मीन बचानी है, क्योंकि हो सकता है कुछ और करना पड़े। एक और छोटा उदाहरण दे देता हूँ। मीरापुर में लगातार भाईचारा की मीटिंगें चल रही हैं। अब बटोगे या कटो की भी मीटिंग होगी और भाईचारा की भी मीटिंग होगी। कंप्लीट करने दें। एक तरफ तो एक दल कर रहा है भाईचारा, देखिए ये है जी प्लीज, हाँ। हम तो आप बोले भाई विचलित होते हैं। ओके, आप बोलिए, अपनी बात खत्म। एक दल कर रहा है भाईचारा सम्मेलन और दूसरा वहीं मीरापुर में करेगा जाके बटोगे की कटोगे। आप सर मनीष जी, मनीष जी प्लीज, हाँ टोक रहे थे कि नहीं पहले राउंड? नहीं, मैंने इनको रोक दिया था सर। हाँ बोलिए मनीष जी, आपको बोलना है, आप बोलिए, आप कंप्लीट बात आपके पास। लेकिन एक बात मुझे ये समझ में नहीं आती है कि जिसकी 7.5 साल से उत्तर प्रदेश में सरकार हो और 10 साल से दिल्ली में हो, ये क्योटो वाले जुमले और बुलेट ट्रेन वाले जुमले और इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े बड़े, और लखनऊ में 4 लाख करोड़ के सेमिनार, उनके ऊपर आप वोट क्यों नहीं मांगते हो? 40 लाख करोड़, 40 लाख, बताओ, बोलने में भी जमान काट जाए मेरी। उनके नाम पे वोट क्यों नहीं मांगते हो? वोट का टाइम आता तो बटोगे, कटोगे, बहराइच कराओगे। ये आपका जो चेहरा है, पब्लिक मूर्ख नहीं है। पीडीएस, सीडीएस, टीडीएस जो बनाओ, और ये जो लेके आए पीडीए
ये जो लेके आए हैं इनका क्या करें? ये नहीं, जो खान साहब हैं, हम सबका ये संघर्ष सामूहिक कई है। मुसलमान उतारे हैं आपके हम खिलाफ। सबका संघर्ष सामूहिक है, नफरत की राजनीति को ये समाप्त कितने करना। मुसलमान उतारे हैं पता है? एक बात पे और जवाब देना 9 चाहूंगा। में से कितने, 4 या 5 हैं? वो मलिक साहब ने बहुत सही सवाल उठाया कि जिस तरीके से हरियाणा में दलितों के बीच में बंटवारे की कोशिश की गई है, तो बहुत सम्मानित हैं, बहुत सीनियर हैं और वो Thank you, जानते sir. हैं जातिवार जनगणना होगी इस देश में। सुची विश्वास जी ये को लाया सब जाए। ब्रैकेटिंग सर, नहीं धन्यवाद, चलेगी। बहुत शुक्रिया कुल न्याय आपका। होगा, सुची विश्वास जी को सामाजिक लाया न्याय जाए, होगा। बहुत धन्यवाद। तो सुची जी, किन मुद्दों के आधार पर चुनाव इस बार बाई इलेक्शन होगा? और जैसा कि ब्रजेश शुक्ला जी और हमारे खान साहब भी कह रहे थे कि 2 मिल गई बहुत है, ऐसा क्यों कह रहे हैं? अब ये क्यों कह रहे हैं उसका उत्तर तो वो स्वयं दे सकते हैं भाई, वो राजनीतिक विश्लेषक है, उनका अपना क्या आकलन है उसका प्रत्युत्तर तो वही देंगे। बाकी हमारे बीजेपी के साथी ने बताया कि बीजेपी में बहुत पारदर्शिता है टिकट्स को लेकर, चाहे प्रदेश अध्यक्ष से राष्ट्रीय अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष तक। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष तो जब बने थे तो उन्होंने बताया था कि 50 बरस तक हमारी सरकार रहने वाली है, और अभी भी जो इंटरनेशनल उनका डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस अमेरिका से टच निकला है, तो उनकी प्रक्रिया से भी हम वाकिफ हैं कि क्या उनका तरीका है। ईवीएम पर जो शिकायतें हरियाणा में की गई उस पर मैं जाना नहीं चाहती। बाकी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को भी आतंकवाद के आरोप था, उनकी जेल से निकालकर उनको भी प्रत्याशी बनाया, और श्रीनगर के निकाय चुनाव में आतंकी कमांडर सैफुल्लाह को बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ाया। बलात्कार मैडम, उत्तर प्रदेश में क्या आप इन्हीं मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगी जिसका आप जिक्र कर रही हैं? देखिए, जो आर्थिक असमानता है, देश की जो परिस्थिति है, जिस तरह परिस्थिति है, जिस तरह कट्टरवाद को इन्होंने, जो टॉक्सिक कम्युनल क्लैश इन्होंने क्रिएट किया है, और जो यूथ के सामने विजिलेंस होने का ट्रबल है, और जो इनकी, देखिए उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में एनकाउंटर पॉलिसी और बुलडोजर पॉलिसी के अतिरिक्त देश में क्या विकास है, मुझसे ज्यादा विस्तार से आपकी ग्राउंड रिपोर्ट और आपके चैनल को मैं भी फॉलो करती हूँ, वो आपके ज्यादा संज्ञान में है। अब अलीगढ़ के खैर में पहुंच रहे हैं तो वहां पर बेरोजगार मेले का आयोजन हो रहा है, कहीं पर कुछ बांट कर रहे हैं, तो ये रेवड़ी बांटने से तो प्रदेश नहीं चलेगा। मैडम, मैं लोकसभा चुनाव के जब चल रहे थे और आप डिबेट में आती थी तो आप शुरुआत करती थी आरक्षण और संविधान से। इस बार दूसरा चरण निकल गया, अब लास्ट लेग में है, आपने इस शब्द का इस्तेमाल तक नहीं किया। क्या ये मुद्दा खत्म हो गया? आर्थिक असमानता है, जो सामाजिक न्याय है, वो सर्वोपरि है, और विगत 10 वर्षों में 2014 के बाद से लगातार जो डिक्रीज, जो डाउनफॉल हुआ है, एक नेशनल पार्टी के तौर पर हम जिन परिस्थितियों को झेल रहे हैं, तो छोटे दलों की क्या परिस्थिति है, जो अन्य अल्पसंख्यक या दलित समाज या अन्य जो तमाम जातियां हैं उनकी क्या स्थिति है, तो सिर्फ कागजी दावे हैं, सिर्फ बहुत कागजी शुक्रिया बातें आपका। हैं। थोड़ा सा वक्त का अभाव है, सबसे सहयोग की अपेक्षा है। मैं एमएच खान साहब को आमंत्रित करना चाहता हूं। खान साहब, मैं उम्मीद करता हूं कि मनीष शुक्ला ने बड़े विस्तार से आपको जवाब दिया। अब तो आपकी जिज्ञासा शांत हो गई होगी? नहीं, कोई विस्तार या से कुछ जवाब और शांत करना है? नहीं, कोई विस्तार से जवाब नहीं दिया। गोल कर गए कि नीचे से पैनल जाता, तो नीचे से पैनल जाता तो उसमें मुसलमान क्यों नहीं? पैनल वाले यहाँ जबरन आपको मुसलमान क्यों चाहिए? नहीं, भाई नहीं चाहिए। जब ये कहते हैं जबरदस्ती की बात कर जब ये कहते हैं मिश्रा जी, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका सब चीजें हैं, तो आप हमको सत्ता में अब देखा, आपके बीच में नहीं बोला। मत बोलिए मनीष जी, प्लीज। आपके बीच में नहीं आप बोला, बोलिए, तो खान साहब आप बोलिए, आप उलझिए मत बोलिए। सबका साथ, सबका विश्वास की बात करते हो तो टिकट की हिस्सेदारी, हमको सत्ता में भागीदारी क्यों नहीं देते हो? अरे मैं जो न ठोको आराम से। नहीं, क्यों नहीं देते हो भाई? आप क्यों कश्मीर में जाके दो तरह की मुंह की बात करते हो? किन मुद्दों पे चुनाव होगा बाई इलेक्शन? थोड़ा बाई इलेक्शन में चुनाव होगा महंगाई पर, चुनाव होगा भाईचारे पर, चुनाव होगा कटोगे मरोगे नहीं पाओगा, चुनाव इस पर नहीं होगा। तो आरक्षण संविधान अब ठीक है, अब आरक्षण बच गया, संविधान बच गया। नहीं, अभी देखिए, आरक्षण वहां हरियाणा में लागू कर दिया, इसका मैं विरोध करता हूं। आप दलितों में भी लड़ाना चाहते हैं, दलितों में भी लड़ाना चाहते हैं आप। ये क्यों, कौन कर रहा है? ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है, बिना इशारे डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, दलितों को भी डिवाइड कर रहे हैं। अभी इसका मैं कड़ा विरोध करता हूं। देखिए, अभी डीएनए की बात कर रहे थे, मोहित खान की बात कर रहे थे फैजाबाद में, उसका मैच तो नहीं हुआ। कहा है डीएनए आज आपके मुंह से एक बार भी ये नहीं फूटा कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस के खिलाफ आप एक शब्द नहीं बोल पाए। इस बार सिर्फ बीजेपी को टारगेट कर रहे हो। नहीं, बीजेपी हम पे टारगेट कर रहे हैं तो हम बीजेपी पे टारगेट करेंगे। आप मुझे नमस्ते करोगे, हम आपको नमस्ते करेंगे। ठीक, मैं ब्रजेश शुक्ला जी को बुला लूं। यही हाल इनका है। धन्यवाद, बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी। तो इस बार मुद्दे जो अपोजिशन ने आरक्षण संविधान के उठाए थे, क्या वो मुद्दे ग्राउंड पे सेटल हो गए हैं, या फिर ये लोग इस बार भी मुद्दा उठाएंगे, या फिर वो मुद्दा अब उतना प्रभावी नहीं रहा है?
देखिए, इस बार उतना प्रभावी नहीं है मुद्दा। ये मुद्दा उस समय काफ़ी चला, और कारण क्या है कि बीजेपी के नेताओं ने ही ज़बरदस्त ढंग से और जोरदार ढंग से वही बातें कही जिसको पकड़ा विपक्ष ने कि साहब ज़्यादा सीटें आएंगी, 4 सीटें आएंगी तो संविधान बदल देंगे। लेकिन उसके बाद सरकार भी बन गई है, तो इसलिए वो मुद्दा इतना नहीं चलेगा, अन्य मुद्दे चलेंगे। उसमें जो खान साहब कह रहे हैं, महंगाई भी होगी, बेरोजगारी भी हो सकती है, सरकार की उपलब्धियां हो सकती है, कानून व्यवस्था हो सकती है, ये तमाम मुद्दों पर चुनाव होने वाला है। और जात इसमें अपना एक बड़ा रोल अदा करेगी, जिसे आप पीडीए भी कह सकते हैं, पीडीएस भी कह सकते हैं। तो ये मुद्दे जो हैं, इन पर चुनाव इर्द गिर्द घूमेगा। और मुझे नहीं लगता है, अब मैं लोगों से बात करता हूँ, लोगों से पूछता हूँ, तो वो जो चीज़ें थी कि साहब संविधान का वो किताब लेकर के साहब संविधान को कर देंगे, संविधान को ख़त्म कर देंगे, वो मुद्दे इतने प्रभावी नहीं हैं जितने लोकसभा चुनाव में प्रभावी थे। ऑलराइट ब्रजेश जी, मैं केपी मलिक साहब को आमंत्रित करता हूँ। मलिक साहब, तो जयंत चौधरी की दावेदारी मीरापुर के अलावा और तो कहीं नहीं है, और क्या उनका इशू बीजेपी के साथ सेटल हो गया? और दूसरा, बीजेपी के ने चलो उनको सीट दी है, तो कम से कम जयंत अपना प्रत्याशी घोषित कर देते। जयंत विलंब क्यों कर रहे हैं? देखिए ब्रजेश जी, बहुत अच्छा वीरेंद्र जी ने बताया राष्ट्रीय लोकदल के बारे में, मेरे से भी आगे वो निकल गए। जयंत चौधरी अभी तोल रहे हैं कि कौन से कैंडिडेट को शहीद किया जाए, क्योंकि उनको भी मालूम है कि जो मीरापुर सीट है वो मुजफ्फरनगर और बिजनौर के बॉर्डर पे आती है, और वहाँ पे समाजवादी पार्टी और पिछड़ों का अच्छा खासा दखल है। तो राष्ट्रीय लोकदल के लिए वो सीट जीतना बहुत मुश्किल है। हरियाणा की चाहे तरह आप इन्होंने तमाम बता शाम दिया। दाम दंडभेद जो भी कर लें, तो वो हार से डर रहे हैं। तो हार से वो डर रहे हैं कि कहीं हार ना जाए, इसलिए वो जो है किसी ऐसे कैंडिडेट को ढूंढ रहे हैं। और हमें बीच में ये भी सर खबर आई थी कैसे, कि मतलब हाल ही ये में माने सर, राजपाल ऑलरेडी सैनी है मीरापुर वहाँ का के, विधायक पहले उत्तर राष्ट्रीय प्रदेश लोकदल सरकार में में कैबिनेट मंत्री है सर, अरे सॉरी सांसद हैं, चंदन चौहान। जीत के किसके? चंदन चौहान सांसद हैं और प्रभारी हैं। जीत के किसके? कैबिनेट मंत्री है। जीत के किसके साथ है? बोलिए मलिक साहब। ब्रजेश जी, चंदन चौहान विधायक किसके साथ जीत के आए थे? किसके साथ जीत के आए थे? और उसके बाद सांसद बने, किन परिस्थितियों में बने, वो भी आपको जानना चाहिए। और आपको ये भी जानना चाहिए कि जो 9 विधायक राष्ट्रीय लोकदल के हैं, उनमें से किसके लोग हैं? समाजवादी पार्टी के लोग हैं, सिंबल पर राष्ट्रीय लोकदल के लड़े थे। वही तो मैं संजय निषाद की बात कर रहा हूँ कि संजय निषाद के लोग कमल पे लड़ लेंगे। ये सब जो राजनीतिक दलों में होता है कि आदमी किसी और का है। अब वीरेंद्र सिंह ने कहा ना बहुत बढ़िया कि थाली में से वो खीर ही गायब हो गई है, अब सब्जी रोटी बची है कि वो भी गायब हो जाएंगी, ये भी देखने को होगा। आदमी किसी और का है, पार्टी कोई और है, तमाम शाम दाम सियासी दल करते हैं। अच्छा, तो ये गाजियाबाद खैर में तो बीजेपी स्ट्रांग है, वहां तो आप कोई मुकाबला नहीं देख रहे हो? नहीं, देखिए गाजियाबाद में बहुत स्ट्रांग है भारतीय जनता पार्टी, और कांग्रेस भी वहाँ स्ट्रांग है। कांग्रेस वहाँ पे कई बार जीतती रही है, तो मुफीद है राष्ट्रीय लोकदल। अरे 22 साल पहले जीती थी सर, 2002 में। अगर वहाँ पे बात बहुत पानी बह गया तब से। मिलती है नहीं, फिर भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन मिलकर वहां चुनाव लड़ता है, तो अच्छी टक्कर भारतीय जनता पार्टी को देगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी वहां बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी का बहुत शुक्रिया व्यक्त करता हूं। समय समाप्त हो गया। बहुत शुक्रिया और आप सबका बहुत धन्यवाद कि आप सबने शांतिपूर्ण डिबेट आयोजित करने में अपना अपना सहयोग प्रदान किया। और बहनों भाइयों, आप सबका भी शुक्रिया कि बड़े सब्र के साथ आपने इनकी सबकी बातें सुनी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका आज का दिन अच्छा रहा होगा और कल इससे बेहतर होगा। नमस्कार।